everyone. Hello everyone. Welcome to all in eSiksha Academy. Okay. So 10th class, it's your very important, very interesting chapter. That's a carbon and its compounds. Right? ठीक है. लेकिन ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, एक चीज में मैं एग्री कर रही हूँ कि ये चैप्टर लेंदी है, बहुत लेंदी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं. बट ये चैप्टर आपका टफ नहीं है. एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट कि जब आप आपके साइंस मास्टर ऋचा कौशल के साथ इस चैप्टर को गो थ्रू होंगे, हम इस चैप्टर को धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा. एंड ये आपका पक्का है कि ये चैप्टर इजी हो जाएगा. हाँ, ये कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको काट ही नहीं सकते. इसके अंदर से आप एक सिंगल चीज को मिस नहीं कर सकते. ठीक है, आप इस चीज को मिस नहीं कर सकते. मिस क्यों नहीं कर सकते हम इस चीज को? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो इस चैप्टर का, इट्स नॉट अबाउट दिस चैप्टर. ये सिर्फ इस चैप्टर का राजा नहीं है. अगर आप ये मानो कि केमिकल वर्ल्ड का, केमिस्ट्री का, इस कार्बन की वजह से पूरी की पूरी केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच बन गई है. कौन सी ब्रांच है वो? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पूरी ब्रांच बन गई थी इसमें. ठीक है, उसमें भी क्या है आपका, उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे इस कार्बन की वजह से. तो आप सोचो इसको कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कि पूरी की पूरी इस कार्बन और इसके कंपाउंड्स ने पूरी एक अलग ब्रांच बना दी बच्चों को पढ़ने के लिए. अब इतना जब ये इम्पोर्टेंट है, तो ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं केमिकल वर्ड की, कि एक केमिस्ट्री में एक पूरा का पूरा एक ब्रांच बना दिया. जब आप कॉलेज में जाओगे तब आप इस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो उस केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स, उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो उसमें नए वो कंपाउंड्स बनाता है, उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये हम सारी चीजें क्या है उसमें पढ़ते हैं. क्लियर हुआ? तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना वर्सेटाइल, इसके लिए एक वर्ड यूज किया है कार्बन के लिए कि क्या है, ये एक वर्सेटाइल टाइप का. वर्सेटाइल क्या होता है? जैसे आपकी क्लास में भी कोई बच्चा ऐसा होता है, जो कुछ बच्चे तो होते हैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं, उसको जहां पे भी फिट करो ना, वहीं पे वो हिस्ट्री क्रिएट कर देता है. जहां मर्जी उसको खड़ा कर दो, वो याद है वो कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. ये कार्बन कुछ कुछ वैसा है. ठीक है, और इसने कब्जा सिर्फ केमिकल वर्ल्ड पे नहीं किया है, हमारे अंदर, हमारे फूड्स के अंदर, हमारे हमारी केमिकल, हमारी जो मेडिसिन हैं उनके अंदर, हमारे क्लोथ्स, हमारा फूड, ईच एंड एवरीथिंग, मैक्सिमम हम जितनी चीजें कहें सबके अंदर ये कार्बन प्रेजेंट है. राइट? इतना तो आपको पता है. ये अब ये धीरे धीरे मैं क्यों ये आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ कार्बन की, क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी चीज होती है तो फिर हम सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं. बट ये कार्बन को, उस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले कार्बन को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अंधेरे में तीर नहीं मार सकते, जब तक हम टॉर्च लेके कार्बन का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे तब तक हमें इसकी आगे की रिएक्शंस को समझ ही नहीं आएंगी. राइट? इसलिए आपको मैं थोड़ा सा ये स्टोरीज बता रही हूँ ताकि आप कार्बन से डरे नहीं कि ये बहुत बड़े राज्य का, बहुत बड़े स्टेट का ये राजा है, तो आप इसे डरे नहीं. ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि ये जो मर्जी कंपाउंड बना ले, जैसा मर्जी ये केमिकली रिएक्ट कर ले, हमें इसके हर प्लस और माइनस पॉइंट पता होने चाहिए. ये हमें पता होना चाहिए कि इसका अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमें इसकी नेचर भी पता करनी है. हमें इसके बारे में ऑल अबाउट वी हैव टू नो दैट कि कार्बन एक्चुअल में चीज क्या है. ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है इस कार्बन के अंदर कि इतना इसने डर बिठा दिया चैप्टर का, कि ये बच्चे कहते हैं कि भाई ये तो चैप्टर मतलब हमारी मैम समझ में नहीं आता है. ठीक है, आज हम इस मैथ्स को भी तोड़ेंगे यहाँ पे बैठ के कि क्यों समझ नहीं आता. ये तो बहुत इजी है, और बाकी चैप्टर से, इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन से ये चैप्टर ज्यादा इजी है.
ठीक है। और ये कैसे, ये भी आपको पता चल जाएगा, लास्ट में आप खुद कहोगे कि नहीं यस मैम यू आर राइट, ये चैप्टर इजी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। अब ये तो आपको मैंने बताया कि ये वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल नेचर है इसकी, ये इतना मतलब वर्सेटाइल इतना कि इसके पास इतने कंपाउंड्स हैं कि इसके लिए अलग ब्रांच बना दी गई, इसके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड हर जगह पे है। हमारी जो लिविंग बॉडी है वो भी, उसका भी बेस क्या है, जो हमारा जो कंपाउंड स्ट्रक्चर जो हमारा बना है वो भी क्या है, कार्बन बेस्ड है। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ग्लूकोज, उसमें भी क्या है, कार्बन है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल्स हैं, उनमें भी बेस क्या है, कार्बन है। हम लिख पाते हैं, ठीक है, हमारी पेंसिल्स के अंदर जो आगे ब्लैक टिप है वो क्या है, ये आपका ग्रेफाइट, ये लेड, ये उसकी जो लेड है वो ग्रेफाइट है, वो भी क्या है, एक कार्बन है। तो मतलब हम डे टू डे लाइफ में जो मैक्सिमम एक्टिविटीज, हमारे स्ट्रक्चर, हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो क्या है, कार्बन है। और कार्बन हमारा ग्रीन हाउस गैस है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ये आपके जो फ्यूल्स आप जलाते हो वो कार्बन है। मतलब अगर हम लिस्ट बनाने बैठे तो शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी होगी, ऐसा कोई फंक्शन होगा दैट इज डन बाय अस और दैट इज यूज्ड बाय अस, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन ना हो। ठीक है, जब इतना इंपॉर्टेंट ये कार्बन है तो भाई उसके साथ तो दोस्ती पक्की करनी पड़ेगी। इसको मतलब बाकी फ्रेंड बने ना बने, कार्बन को जरूर अपना फ्रेंड बना लो। ठीक है, तो मतलब आपको अभी तक तो मैं सिर्फ इसकी, ये सिर्फ अक्रेंस है इसकी कि कहाँ कहाँ ये अक्रेंस भी नहीं बताई, तो जस्ट उसको एक आइडिया दे रही हूँ, एक ब्रीफ कर रही हूँ मैं आपको कि कार्बन इज सच अ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, अब इम्पॉर्टेंट आइटम है ये, और हर जगह ये फिट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्सेटाइल कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, बहुत ही वर्सेटाइल है। ठीक है, नेचर में है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लियर होगी कि इसके लिए पूरा का पूरा ब्रांच अलग कर दिया भाई, कि ये छोटे मोटे एक चैप्टर से इसका गुजारा नहीं होगा, इसके लिए पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री अलग कर दी, एक पार्ट आपको जो इसमें बीएससी करते हैं उसमें, उनके लिए तो केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच ही क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इसके बारे में, अब तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अब तक तो हमने ये देखा कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी वो भी अक्रेंस भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक जस्ट एक ब्रीफ दिया आपको। अब हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं कि ये कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन आ गया, यही सिंबल है ना कार्बन का, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आ गया आपका, एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 6। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर आ गया इसका 6। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आ गई, 2 4। ये 9th में आप समझ चुके हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते कैसे हैं, कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। अब ये 2 और 4 इसको किस तरह से ये सेट होते हैं, ये एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इसको किस तरह से लिखते हैं ये भी हम आगे समझेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को। लेकिन इसका ये जो नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और इसके जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, इसकी वजह से आपको पता है कि ये सारे के सारे जो एटम्स हैं, चाहे वो आपकी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, एल्कलीज हैं, या आपकी दूसरी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो कहाँ सेट हुई हैं सारी, उनके लिए कौन सी शेल्फ है, पीरियोडिक टेबल। कहाँ पे, सारी की सारी उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, उनकी रिएक्टिविटीज के बेस पे, उनके मास नंबर, उनके एटॉमिक नंबर, ये सारा डिटेल कहाँ पे है, पीरियोडिक टेबल पे, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर भी है पीरियोडिक टेबल का, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया ऑलरेडी है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में इसकी सेटिंग कहाँ है, सेकेंड पीरियड है और 14 ग्रुप में है। ठीक है, ये सारा इनका जो है, कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो सारा ग्रुप है इसका, सल्फर है, वो सारा ग्रुप किस में आता है, 14 ग्रुप में आता है। ठीक है, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, बैलेंसी भी कितनी, 4 है। अब आपको ये लाइनें थोड़ी सी उड़ी उड़ी सी लग रही होंगी कि कैसे कह रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कैसे कॉन्फ़िगरेशन, कैसे लिखते हैं, है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। फिलहाल आपको ये पता चल गया इसका फ्लैट नंबर 6, फ्लैट नंबर क्या है इसका, इसका 6 है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है इसका, इसका एटॉमिक जो मास है इसका वो कितना है, एटॉमिक मास इसका 12। ठीक है, इसका मास 12, मास क्या है, 12 है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। अब इसके बारे में, ये जो इसका फ्लैट है, इसके अब इसके अंदर जो रूम्स है,
फ्लैट तो पता चल गया, फ्लैट नंबर इसका 6 है। ठीक है, अब इसके जो रूम है अंदर उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लेते हैं। आपको पता है बट फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और स्टडी करेंगे। ये तो भैया जो सुंदर सा पिक्चर देख रहे हो ना, ये पता है आपको क्या है? ये डायमंड है। ये क्या है? ये डायमंड है। ठीक है, और ये क्या है? कार्बन का रूप है ना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायमंड है, अगर ये इसकी क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी तो फिलहाल हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो डायमंड है पूरा। अब कोई कई जो बहुत उनकी बहुत, जिनके पास वो अफोर्ड कर पाते हैं, वो सॉलिटेड एक डायमंड भी ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और कुछ है क्या, छोटे छोटे डायमंड भी ले लेते हैं, उनको कटिंग करते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये डायमंड हमारा, क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कटिंग में भी इसको काम करते हैं। ये भी क्या है? कार्बन। ठीक है, ये आप पेंसिल देख रहे हो, ये लेड, ये जो ब्लैक पार्ट है इसका, ये भी क्या है? कार्बन। ये नहीं होता तो हम लिखते कैसे? ठीक है, लिखने के लिए भी ये जो हम यूज करते हैं। और ये चीज कभी देखी है बचपन में? कभी ये वाली चीज को कभी कहीं कहीं से ऐसा याद आ रहा हो? हमने बहुत किया है। जो बड़ी बड़ी बैटरीज नहीं होती, बड़े बड़े जो सेल होते हैं, उनको क्या करते थे जब वो ना एग्जॉस्ट हो जाते थे, खत्म, बड़े बड़े रेडियोस वगैरह में बाकी जगह पे पड़ते थे। अब तो छोटे छोटे सेल पड़ते हैं, उस टाइम वो बड़ी वाली बैटरीज होती थी। अभी भी होती होंगी, लेकिन अब वो उतना, जो हम मटेरियल यूज, जो हम अप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें छोटे सेल डलते हैं। बट एट दैट टाइम बड़े वाली बैटरी होती थी। तो हम क्या करते थे कि ये जो बड़ी वाली जो बैटरी होती थी ना, इस तरह से, सॉरी बार बार ये स्लाइड को ना रोज भागने की आदत हो गई है। तो वो ये क्या करते थे कि यहाँ पे एक बड़ी सी बैटरी होती थी, बड़ी सी एक बैटरी होती थी, और यहाँ पे आपको पता है कि एक टिप होती थी। ठीक है, एक यहाँ पे टिप होती थी। ये सेल जो है बहुत ही गंदा बना है, पर ठीक है, आप समझ लो कि ये बैटरी है। ठीक है, और इसमें ये टिप होती थी, मेटल की टिप होती थी बाहर की साइड। अगर किसी को कुछ याद हो, अभी छोटे सेल में भी होती है बट बड़े सेल में बहुत प्रोमिनेंट सी वो दिखती थी। तो हम क्या करते थे कि जब वो सेल खत्म हो जाते थे, ना भी खत्म हो, तो हमें इतना क्रेज होता था, तब हमें ये नहीं पता होता था ये कार्बन है, ये इसको कैसे करते थे। तो इसको हम क्या करते थे कि ये जो है ना, इसको तोड़ देते थे, पत्थर लेते थे और इस पूरी बैटरी को तोड़ देते थे। तो इसके अंदर बहुत सारा पॉडरी सब्सटेंस, जो केमिकल इसको यूज में आते थे ना, इसके अमोनियम क्लोराइड था या बाकी जो केमिकल्स थे, वो बीच में से निकलते थे, लेकिन हमें उनसे लेना देना नहीं होता था। हम क्या करते थे, इसको तोड़ के इसके अंदर, टिप के साथ ही होती थी ये, इसके अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, यहाँ इस तरह से कि ये स्ट्रक्चर होता था, यहाँ पे कार्बन, अंदर कार्बन होता था। हम क्या करते थे, इसको तोड़ लेते थे। और उस टाइम हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो चीजें नहीं आती। लकड़ी की तख्ती होती थी हमारे पास, वो लकड़ी की तख्ती पे हम लोग उस पे वो कुछ उस मुल्तानी मिट्टी मल के उस पे उसको लिखने लायक बना लेते थे। तो इसको लिखने के लिए यूज करते थे, इसको लिखने के लिए यूज करते थे। तो तब हमें नहीं पता था कि इसको, ये जो हम यूज कर रहे हैं इस ग्रेफाइट को, इसको ये लिखने के काम भी आता है। हमें तब ये नहीं पता था, तो हम उससे क्या करते थे, लिखते थे। तो ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये तो थी हमारे बचपन की बातें। अब हम आगे बात करते हैं इसके अक्रंस की। लेकिन मैंने क्या कहा, इसके अक्रंस से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके फ्लैट नंबर का। पता चल गया कि 6, इसका फ्लैट नंबर कितना है, 6 है। हमने कुछ बात की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, ये कार्बन ले लिया, यहाँ पे ये सेंटर में ये कार्बन आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट आ गया इसका। अब आपको पता है कि किसी भी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमें ये पता है इसके अंदर क्या होंगे, जो इसके जो सबशेल्स, इसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इसमें क्या होगा, प्रोटॉन्स भी होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ये पता है, कोई भी एटम लो उसके सेंटर में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, वो एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इसका एटॉमिक नंबर
कितना है 6 है। तो इसका ये जो एटॉमिक नंबर है ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, वो क्या आ गया इसका 6 है। तो वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है ये। क्लियर हुआ। तो इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन्स हुए, 6। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो कीप इन द माइंड, जब हम इसकी, क्योंकि इसके आगे की चीजें तो बाद में समझ में आएंगी, पहले हमें इसका बेसिक समझना है कि एक्चुअल में ये एलिमेंट है कैसा है और क्यों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों ये इतना वर्सेटाइल है, ऐसी कौन सी चीज है। क्योंकि कोई जब चीज बहुत बड़ी हमने देखनी होती है, हम उसके पहले रूट्स पे जाते हैं कि एक्चुअल में इन सारी चीजों की जड़ क्या है, क्यों इसने इतना बच्चों को डरा रखा है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो बच्चे कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है, हमें ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आते हैं। तो हम उसी चीज को एक थोड़ा सा इजी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये इसका एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 6 हुए, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12। अब वो किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों के प्लस में कितना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। वो क्या बनाते हैं इसका मास नंबर, वो क्या बनाते हैं मास नंबर, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमें ऑलरेडी पता है, और साथ में हमें क्या पता है इसका इसके न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना आ गया इसमें, न्यूट्रॉन कितना आ गया इसका, 12 माइनस इसमें 6 कर दे तो कितना बच गया 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 6। अब आपको ये इतना तो समझ में आ गया कि इसमें प्रोटॉन आपको समझ आ गए, न्यूट्रॉन समझ में आ गए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब हम एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन बार बार वर्ड यूज होता है, तो मैम तो बता ही नहीं रही है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, है ना। अब आपके दिमाग में आ तो रहा है ना, क्योंकि 9th में अच्छी खासी केमिस्ट्री करके आए हो आप। 10th के भी इस चैप्टर से पहले आप मेटल्स की रिएक्शन कर चुके हो, आप एटम इसमें एसिड बेस को देख चुके हो, ठीक है। आप ये चैप्टर्स पढ़ चुके हो, ठीक है। आप इसकी केमिकल रिएक्शंस देख चुके हो, आप उसमें हर एक चीज उसमें बैलेंस कैसे करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए चाहिए, तो आप ये सारा का सारा पढ़ के आए हो। तो अब आपके दिमाग में ये तो क्लियर आइडिया है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसी के अंदर हैं, लेकिन मैम तो बता ही नहीं रही है। होल्ड ऑन, बता रही हूँ, ठीक है। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम ये इसको, ये आपको क्लियर हो गया सारा कि ये आपके एटॉमिक नंबर है जो आपका 6 है इसका कार्बन का, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, राइट। हमारा उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है कार्बन की, जो बिलोंग करती है किसी भी एटम को, उसका मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो अगर आपके पास क्लियर आइडिया है कि कौन किसके बराबर है, तो इट्स इजी टू फाइंड आउट द either the mass number or either the neutrons, क्योंकि आपको पता है कि मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम आते हैं मेन चीज इसकी कि आपके जो किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये क्या है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन है जिसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, राइट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि जब कोई भी एटम आता है उसमें इस तरह से डिस्क्रीट सेल बने होते हैं, उसके डिस्क्रीट सेल बने होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला शेल आ गया, दैट इज के, ठीक है। और उसके बाद आपके ये दूसरे सेल्स भी आते हैं एल, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे आपका एम भी आता है और वैसे आपका एन भी आता है, ठीक है। ये इसी तरह से और सेल्स भी बनते हैं जो हम अभी यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं एम और एन को,
ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको यूज नहीं करने जा रहे हैं, वो आगे आप बाद में यूज करोगे कि कहाँ पे एस ब्लॉक आता है, कहाँ पी आता है, कहाँ एफ, कहाँ डी, वहां पे एम और एन यूज करेंगे, अभी नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी तक आपको मैं वहां तक लेके भी नहीं जाऊंगी। अभी हम बात करते हैं उन कार्बन के कंपाउंड्स की, उस कार्बन की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो अब हम बात कर रहे हैं के की, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बात की यहाँ पे कि आपका ये क्या आ रहा है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पोजीशन क्लियर हो गया आपको। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की तो मैम ने बात ही नहीं की, कहाँ गए इलेक्ट्रॉन्स और क्या लेना देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उन चीजों का, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आपको पता है इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी वो क्या, कहाँ लिखी थी, 2 4 लिखी थी, वो कहाँ लिखी, क्या लिखी थी, 2 4, राइट। तो इसका ये जो के शेल्स हैं वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं इनकी एक कैपेसिटी है, इनकी एक लिमिट है, कि ये जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में पहला सबसेल है, इसके जो ये डिस्क्रीट शेल है इसके बने हुए, इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, ठीक है। सेकेंड में इसके इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अब 2 तो हमने फिल कर दिए, अब सेकेंड सब शेल इसमें डिस्क्रीट शेल पे चलते हैं, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 तो हमने लिख दिए यहाँ पे, ये देखो ये 2 लिख दिए यहाँ पे, अब कितने बचे, 4, कितने बचे, 4 बचे इसके पास, राइट। आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके क्या बचे, 4 बचे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 बन गया, ये 2 बन गए, ये 3 बन गए, 4 बन गए। अब आपको पता है कि इसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पे, अब कोई भी है, हम क्या एक पैर पे खड़े रह सकते हैं सारा टाइम, नहीं ना, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम एक एक पैर के बाहर ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, हम गिर जाएंगे। तो जैसे हमें भी क्या लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हम हमेशा भागते नहीं रहते हैं चीजों के लिए, हमें एक टाइम ऐसा आता है जहां हम लोगों को लगता है कि अब हमें स्टेबल होना चाहिए। वैसे बेचारे ये एटम्स हैं, उनको भी क्या है, एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक टांग पे वो भी नहीं खड़े होते, उनको भी क्या है, अपने लिए एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव चाहिए। वो कैसे चाहिए, वो चाहिए कि इस ऑक्टेट, क्योंकि एक ऑक्टेट रूल बनाया था इन केमिस्ट्री वालों ने, कि ऑक्टेट रूल है इसमें कि या तो डुप्लेट पूरा करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे, ठीक है। ये ऑक्टेट में होता है जिसके आउटर सबशेल में जितनी कैपेसिटी है उन सेल्स की, जितने इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कैपेसिटी है, उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां नहीं होंगे तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो उतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, अनस्टेबिलिटी में कोई चीज नहीं होती। तो उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8, लेकिन इसके पास कितने हैं, 4, कितने और चाहिए उसको, 4, उसको कितने और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए टू गेट द स्टेबिलिटी, टू गेट द स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक्चुअल में सारी कहानी यहीं से शुरू होती है इसके वर्सेटाइल नेचर की, कि अब आपने पहले मेटल्स का देखा होगा, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 3, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। अब इसके पास इस चीज को पूरा करने के लिए, अब तक हम चलो यहाँ पर हम इस पर स्टॉप कर देते हैं, बाकी बात हम आपको आगे समझाते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको आपको ये समझ लो कि इसको स्टेबल होने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके पास 2 चीजें बन रही हैं, या तो ये 4 को निकाल दे, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो क्या होगा, ऑक्टेट रूल तो नहीं पूरा कर पाएगा बट डुप्लेट रूल पूरा कर लेगा। लेकिन क्या ये कर सकता है, क्या ये कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपको पता चलेगा ब्रेक के बाद, ठीक है। कैसे पता चलेगा, या फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी पता चलेगा ब्रेक के बाद। सो बने रहिए हमारे साथ, इसको
अब हम इसके अकरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम वापस वहीं जाएंगे। अब तक आपको कहाँ पहुंचाया मैंने, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके इसके घर के बारे में बताया कि भाई इसका घर छोटा सा है, ये भी बताया कि इसका जो फ्लैट है वो छोटा सा है, जिसमें ऑलरेडी 2 लोग रह रहे हैं, प्रोटॉन भी रह रहा है, न्यूट्रॉन भी रह रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, आते जाते हैं इसमें। ये चीज भी क्या है, इनके गेस्ट ही हैं ये भी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, खुद उस घर में कंफर्टेबली रहने के लिए, कंफर्टेबली रहने के लिए वो क्या करते हैं, या तो ये जो 4 गेस्ट हैं इनको बाहर निकाल देंगे, या फिर उसको बैलेंस बनाने के लिए 4 गेस्ट और बुला लेंगे। अब ये क्या, ये दोनों कंडीशंस कर सकते हैं, इसी के ऊपर ये इसने ये दोनों कंडीशंस करते हैं, या इसने कोई तीसरा रास्ता भी ढूंढा है। ये कार्बन है ना, वर्सेटाइल है, तो इसने, अब हमें देखना ये है कि इसमें, ये तो ट्रेलर था आपका, ये तो मूवी का ट्रेलर है जब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई। एक्चुअल में जो केमिस्ट्री शुरू होती है इसके बाद, एक्चुअल में केमिस्ट्री शुरू होती है कार्बन की इसके बाद, कि इसने क्या किया। इसमें वो बाहुबली मूवी में ना फर्स्ट उसमें बताया था कि कटप्पा को किसने मारा, 1-2 साल लग गए उस दिमाग को दही कर दिया कि किसने मारा। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको दे दिए कि क्या ये किसने मारा, अब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर लेगा तो कैसे लेगा, नहीं लेगा तो क्या होगा, और क्या पता ये इन दोनों को फॉलो ही ना करे, तीसरा स्टेप कोई उठा ले, ठीक है। ये हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री की रिएक्शन से आप थक गए, हम इसकी अकरेंस के बारे में बात करते हैं। अकरेंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपका कि ये कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, हम छोड़ते हैं, प्लांट्स लेते हैं। कितनी परसेंटेज है इस कार्बन डाइऑक्साइड की, इस कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है एटमॉस्फेयर में, 0.03% ओनली, ठीक है, सिर्फ। और अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट कितनी है, सिर्फ 0.2%। अर्थ क्रस्ट में ये कितनी प्रेजेंट है, ये अर्थ क्रस्ट में सिर्फ प्रेजेंट है 0.002%, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैडम आपने तो ये बताया कि कार्बन इतना वर्सेटाइल है, हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन इसकी प्रेजेंस तो देखो जरा कि कितना 0.03%, 0.02% की इसकी परसेंटेज तो इतनी कम है, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है। इन स्पाइट ऑफ देयर परसेंटेज इज वेरी लो, बट इट्स यूजफुल कंपाउंड जो दैट इट मेक्स, और द प्लेसेस वेयर वी यूज्ड इट दैट आर इमेंस, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने कम अमाउंट में भी ये क्या करता है। दवाई कितनी सी होती है, इतनी सी दवाई होती है, पर उसका असर कितना होता है, इतना छोटी छोटी टेबलेट तुम खा लेते हो, लेकिन उसकी असर कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर चली जाती हैं। ये कार्बन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 0.03% ये प्रेजेंट है, और वहां पे गैसेज में ये यूज होता है, इसमें ऑटोमोबाइल से वहां जा प्लांट्स एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और फूड की फॉर्म में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ चला जाता है, हमारे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में चला जाता है। वो आपको वो चेन आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी लोअर क्लासेस में कि कैसे कार्बन सर्कुलेट होता है, ठीक है। और क्रस्ट में ये किस फॉर्म में है, जैसे कार्बोनेट्स हैं, बायकार्बोनेट्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, मार्स गैस है, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आपको पता है क्या क्या इन चीजों के बगैर हम सरवाइव कर पाते हैं क्या, हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं क्या इन चीजों के बगैर कंप्लीट हैं, नहीं। सो दैट्स व्हाई कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। ये आपको बता दिया, कार्बोनेट्स में, बाइकार्बोनेट सब में होता है। अब कार्बन किस फॉर्म में, जो फ्री स्टेट है इसकी, वैसे तो कार्बन इतना बड़ा है, हर चीज में कहीं ना कहीं वो कंबाइन होता ही होता है, लेकिन फ्री स्टेट में कार्बन कहाँ पे है, आपको अब तक पता चल गया, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। फुलरिन इट्स अ टाइप ऑफ कार्बन दैट इज C60, ठीक है, एक कार्बन का ये एक टाइप है दैट इज कॉल्ड C16। अब इसको भाई फुलरेंस का नाम क्यों दिया, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत की उसको फाइंड आउट करने की, उसको भी तो कुछ क्रेडिट देना चाहिए ना, तो उस साइंटिस्ट के नेम पे ही इट्स नेम इज फुलरेंस, राइट। इसका स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे।